हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ-IAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। यहां पर यदि मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि भाई यूरोप वाले सेक्शन में या फिर मेघालय वाले एरिया में बेसिकली भारत के आप पाते हैं कि कई गुफाओं का निर्माण देखा गया है, या फिर आपने एक नाम सुना होगा मेघालयन युग के बारे में। तो ये मेघालयन युग एक्चुअल में क्या है और इसके भीतर मेघालय की जो गुफाएं हैं या फिर जो वैष्णो देवी की गुफाएं हैं, इनके भीतर पाई जाने वाली स्टैगमाइट और स्टैगलाइट प्रकार की चट्टानें ये एक्चुअल में होती क्या है, इस बारे में यदि डिस्कस करें तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है एक्चुअल में कार्स्ट स्थलाकृति या फिर कार्स्ट टोपोग्राफी। अब ये कार्स्ट टोपोग्राफी एक्चुअल में होती क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ और किस प्रकार भूमि के अंदर गुफाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखिएगा आज का यह अध्याय बेसिकली आधारित है कार्स्ट स्थलाकृति पर, जो कि आपके यूपीएससी और सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इससे क्वेश्चन आने की संभावना पर्याप्त मात्रा में होती है। अब याद रखें कि यदि हम भारत की कंटेक्स्ट में इन कार्स्ट स्थलाकृतियों को पढ़ रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट क्यों है। याद रखें कि यह जो कार्स्ट वर्ड है ना, ये जो कार्स्ट स्थलाकृतियों की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में यह सर्वप्रथम किस एरिया में मौजूद आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो यह यूरोप में एक क्षेत्र है जिसका नाम है, एक क्षेत्र है नहीं, एक क्षेत्र था जिसका नाम आता है युगोस्लोवानिया। और यह वही युगोस्लोवानिया है जिसका विखंडन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगभग 13 देशों में हुआ। युगोस्लोवानिया का विखंडन 13 देशों में हुआ जिसका नाम आता है ऑस्ट्रिया, सर्बिया, हंगरी, है ना। ये जितने भी नाम आते हैं ये एक्चुअल में इसी युगोस्लोवानिया से ही अलग हुए हैं। और इसके परिणाम स्वरूप यहां पर यदि आप देखें तो जहां पर आपको आज ऑस्ट्रिया, सर्बिया ये सब देश मौजूद दिखाई दे रहे हैं, इसी एरिया में संयुक्त रूप से ये युगोस्लोवानिया मौजूद था। और इस युगोस्लोवानिया में सर्वप्रथम एक स्थलाकृति देखने के लिए मिलती है। चूंकि यह भूमिगत जल द्वारा, यानी कि इसके बारे में कहा जाता है कि एक्चुअल में किस प्रकार से यह स्थलाकृति निर्मित हुई होगी या फिर किस प्रकार से यह निर्मित हो सकती है, इसके बारे में यह बात आती है कि भाई एक्चुअल में यह भूमिगत जल यानी कि वह जल जो कि ऊपर से नीचे की ओर आया होगा उसके द्वारा निर्मित हुई। और यहां पर इसको एक्चुअल में कॉल किया जाता है कार्स्ट स्थलाकृति या फिर कार्स्ट टोपोग्राफी। दैट इज वाई यह बात आप याद रखें कि कार्स्ट स्थलाकृति जब भी आप पढ़ेंगे तो इनके नेम आपको कुछ टफ लग सकते हैं। कारण यह है कि हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए यह नेमिंग थोड़ी सी ऑड हो जाती है, क्योंकि सभी नाम बेसिकली इंग्लिश में है। क्योंकि मिली ही ये स्थलाकृति कहां पर है, यूरोप वाले रीजन में, यानी कि यूरोप वाले एरिया में। दैट इज वाई इनके नाम थोड़े से इंग्लिश नाम पर है या फिर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पर आधारित है। अब याद रखिएगा कि यहीं पर यह द्वितीय विश्व युद्ध से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब एक एक करके हम प्रारंभ करते हैं कि एक्चुअल में यदि किसी भी एरिया में यह कार्स्ट टोपोग्राफी या फिर कार्स्ट स्थलाकृति आपको दिखाई दे रही है तो उसके लिए प्रोमिनेंट दो कंडीशंस हैं कि कार्स्ट स्थलाकृति उसी एरिया में आपको मौजूद दिखाई देती है जो एरिया, सबसे पहली कंडीशन कि पहली बात तो वह एरिया चूना पत्थर से बना हो, यानी कि वहां पर चूना पत्थर की प्रधानता हो, है ना। चूना पत्थर की क्यों प्रधानता हो भाई, ताकि यहां पर यह पानी इस चूना पत्थर को घोल सके, है ना, यानी कि यहां पर अपर्दन हो सके और यह अपर्दन के साथ साथ यह इसको काट भी सके। अर्थात यहां पर अपर्दन के लिए व इन स्थलाकृतियों के निर्माण के लिए बहुत एसेंशियल हो जाता है कि संबंधित क्षेत्र एक्चुअल में किससे बना हो, चूना पत्थर की चट्टानों से, क्योंकि चूना पत्थर एक्चुअल में पानी के साथ घुलेगा। और दूसरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट यहां पर यह हो जाती है कि भाई संबंधित क्षेत्र में वर्षा होती हो, अर्थात यहां पर वर्षा का प्रतिरूप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो। इसका मेन रीजन क्या है ना, इसका मेन रीजन ये है यदि वर्षा ही नहीं होगी तो जल कहां से आएगा। तो दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि किसी भी एरिया में यदि कार्स्ट स्थलाकृति या फिर कार्स्ट टोपोग्राफी मौजूद दिखाई दे रही है तो आप यह बात याद रखें कि वहां पर वर्षा तो होती है, अर्थात नदी जल का वहां पर प्रवाह है। दूसरी बात कि वह क्षेत्र चूना पत्थर से बना हो ताकि वहां पर यह जो चूना पत्थर की चट्टानें हैं यह पानी के साथ तेजी से मेल्ट हो सके, तेजी से घुल सके। और यदि ये दो कंडीशन है तो आप बोल सकते हैं कि भाई संबंधित क्षेत्र में यहां पर आपको कार्स्ट स्थलाकृति देखने के लिए मिल सकती है। जैसे यदि हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, यदि इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया में यह कार्स्ट स्थलाकृति आपको दो स्थानों पर मौजूद दिखाई देती है। एक आती है मेघालय वाले रीजन में और एक आपको देखने के लिए मिलेगी बेसिकली कहां, जम्मू कश्मीर वाले
रीजन में, और यदि इन दोनों ही रीजन जम्मू कश्मीर में कहां पर, तो जो वैष्णो देवी गुफा की हम बात करते हैं ना, इस वैष्णो देवी की गुफा वाले एरिया में, अर्थात यहां पर यह काट स्थलाकृति मौजूद है। सेकेंडरी यहां पर यह काट स्थलाकृति आपको मौजूद दिखाई देती है। अब एक्चुअल में यदि आप इस एरिया में देखोगे तो इस एरिया में कहा जाता है, अर्थात जब आप वैष्णो देवी माता मंदिर जाते हैं तो यहां पर कहा जाता है कि भाई यदि आपके कपड़ों में व्हाइट दाग लग गया है तो यह माता का आशीर्वाद माना जाता है। मैं यह नहीं बोल रहा कि माता जी आशीर्वाद नहीं देती, देती हैं और इसी प्रकार से देती हैं, परंतु यहां पर यदि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली हम समझने का प्रयास करें, बात की गंभीरता को समझें आप, है ना, कि यहां पर ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो बेसिकली ये एक प्रकार की स्थलाकृति है, ये एक चूना पत्थर से बनी हुई स्थलाकृतियां हैं जिनके बारे में यह बात कही जा रही है। अब इस आकृति का निर्माण कैसे हुआ इस पर रिसर्च अभी भी चल रही है, क्लियर, परंतु ज्योग्राफी और साइंस यह मानता है कि भाई इस स्थलाकृति का निर्माण एक्चुअल में भूमिगत जल के द्वारा हुआ है, अर्थात वह जल जो कि भूमि के अंदर चला गया और यह भूमि के अंदर किस प्रकार से प्रवेश किया, तो एक्चुअल में समय के अनुसार यहां पर जो अपर्दन की क्रियाएं घटित होती गई, उस अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप यह पूरी घटना घटित हुई, है ना। अब किस प्रकार से, तो चलिए मैं यहां पर एक डायग्राम प्लॉट करता हूं और उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा कि यदि आप यहां पर देखोगे तो यह एक एरिया है, मान लेते हैं हम कि यह भूमि है, और इस भूमि में यदि हम समझने का प्रयास करें तो देखिए यह है हमारा एक प्रोमिनेंट एरिया जहां पर ये कास्ट स्थलाकृतियां मौजूद आपको मिलेंगी। जस्ट अ सेकेंड, अब देखिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। यह वह एरिया है जहां पर यह आपको गुफा देखने के लिए मिल रही है, जिस गुफा के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। अब देखिए इस एक डायग्राम से आपको यह कास्ट स्थलाकृति अच्छे समझ में आ जाएगी। इसको कंप्लीट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए आप अपनी कॉपी में ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो बस आप एक काम करिए कि टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, फिर यदि बनाने का मन हो तो बना लो, और अदरवाइज यदि बनाने का मन नहीं है, ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको एज इट इज प्रिंट आउट निकलवा के इवन अपनी कॉपी में इसको पुट करा लो, है ना, ताकि यह पूरे नोट्स आपके पास लंबे समय तक मौजूद रह सके। अब देखिएगा सबसे एसेंशियल कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि भाई यहां पर सबसे पहले तो वह एरिया किससे बना होना चाहिए, चूना पत्थर से। तो यदि मान लो किसी भी एरिया में वर्षा होती है और वर्षा के परिणाम स्वरूप वर्षा हुई तो यहां पर जल भराव हुआ, और जल भराव के द्वारा यदि मान लीजिए किसी स्थान पर यह जल ठहरा हुआ है, किसी भी स्थान पर यदि यह जल ठहरा हुआ है तो ठहरने की कंडीशन में क्या होगा कि चूना पत्थर से बने हुए इलाके में यह अपर्दन करेगा, और यह अपर्दन एक्चुअल में कैसा होगा, तो लंबवत अपर्दन होगा, और लंबवत अपर्दन के द्वारा यहां पर एक गड्ढे का निर्माण होगा, और यह गड्ढा एक्चुअल में यानी कि लंबवत अपर्दन करेगा तो यहां पर एक खड्ड का या फिर एक गड्ढे का निर्माण होगा, और यह जो गड्ढा होगा एक्चुअल में याद रखिएगा कि यह गड्ढा इस कास्ट स्थलाकृति के पर्सपेक्टिव में क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा सिंक होल। और सिंक होल निर्माण की एसेंशियल कंडीशन क्या थी भाई, कि पहली बात तो जल ठहरा हुआ हो, और जल के ठहरने के फलस्वरूप यहां पर अपर्दन कैसा होना चाहिए, दैट इज यहां पर लंबवत अपर्दन होना चाहिए, मतलब कि एक गड्ढा है। अब यह अपर्दन कब तक होगा, तो इसके लिए दो कंडीशन है भाई, कि यहां पर या तो नीचे कोई कठोर चट्टान मिले इसे, है ना, नीचे कोई कठोर चट्टान मिले चूना पत्थर के अलावा, तो यह अपर्दन रुक जाएगा। और यदि कठोर चट्टान यहां पर मौजूद नहीं दिखाई दे रही है तो कम से कम यहां पर यह जो सिंक होल वाला एरिया है, यह सिंक होल किसी गुफा में जाकर खुले, यानी कि यहां पर जब तक अपर्दन हो, जब तक नीचे कोई ऐसा एरिया ना मिल जाए जहां पर रॉक ही ना हो, जहां पर चूना पत्थर की समाप्ति हो गई हो, या फिर जहां पर नीचे आपको सॉलिड रॉक्स देखने के लिए मिल रही हो। अब याद रखें कि यह अपर्दन केवल और केवल एक स्थान पर तो होगा नहीं, यह कई स्थानों पर होगा, यानी कि ऐसे ही कई और सिंक होल इसी संबंधित क्षेत्र में आपको मौजूद दिखाई देंगे। और जब ऐसे ही कई सिंक होल बनेंगे तो जब ऐसे सिंक होल आपस में मिल जाएंगे तो इनके आपस में मिलने के कारण जो आकार में बड़ा सिंक होल बनेगा, एक्चुअल में इसे क्या नाम दिया जाएगा, यह होगा हमारा डोलिना। इसको नाम दिया जाएगा डोलिना। अर्थात जब बहुत सारे सिंक होल के द्वारा बड़े सिंक होल का निर्माण हो जाता है तो इसको नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डोलिना। डोलिना, क्लियर।
और फिर जब डोलिना का आकार भी इससे बड़ा हो जाता है, अर्थात डोलिना भी और विकसित हो जाता है, तो इसके द्वारा बनता है एक्चुअल में युवाला। ये बनता है हमारा युवाला। यानी कि अब आप इसको समझेंगे कैसे, तो जब सिंक होल का निर्माण होता है तो सिंक होल एक्चुअल में चूना पत्थर की चट्टानों के ऊपर लंबवत अपर्दन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति है। कई सिंक होल मिलकर डोलिना का निर्माण करते हैं और कई डोलिना मिलकर एक्चुअल में युवाला का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात इनका आकार आपको हमेशा इंक्रीज होता हुआ रखना है या फिर इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डोलिना। और इसी के पश्चात यदि इसका आकार और बड़ा हो गया है तो ये वाला जो शेप कहलाएगा एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड युवाला। इसको नाम दिया जाएगा युवाला, दूध वाला नहीं, युवाला। और यदि मान लीजिए कि यही क्रिया, यही सेम एज प्रोसेस आपको कहां पर देखने के लिए मिल रही है, इन दीवारों के किनारों पर, तो दीवारों के किनारों पर होने के फलस्वरूप आप पाएंगे कि इस एरिया में, प्रोमिनेंट इस एरिया में एक प्रकार से इस वी आकार की घाटी का निर्माण हुआ है, परंतु इसको आप वी आकार की घाटी नाम नहीं देंगे। कारण क्या है कि एक्चुअल में यह दीवार के किनारों पर निर्मित है। तो यदि ऐसी कोई आकृति, यानी कि दीवार है ऐसी, है ना, यहां से पानी गिरना चालू हो और यहां से पानी गिरे, तो ये दोनों ही क्षेत्र एक्चुअल में चूना पत्थर के बने हुए हैं, तो अपर्दन यहां पर भी हो और अपर्दन ऊपर भी हो। क्लियर? तो ये वाला जो एरिया कहलाएगा एक्चुअल में, यह कहलाएगा हमारा क्या, इस एरिया को नाम दिया जाएगा पॉल्जे। ये कहलाएगा हमारा पॉल्जे वाला क्षेत्र। तो पॉल्जे क्या है कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, परंतु ऊपर से नीचे आने के क्रम में यहां पर यह अपर्दन क्रिया कर रहा है और अपर्दन के परिणाम स्वरूप किसका फॉर्मेशन हो गया है, इस पॉल्जे का निर्माण हो गया है। सेम एज यदि मान लीजिए कोई एरिया चूना पत्थर से बना हुआ है और चूना पत्थर से बने होने के कारण यह अपर्दन हो तो रहा है, परंतु भूमि पर कुछ पतली गहरी घाटियों का निर्माण हो जा रहा है और इन पतली गहरी घाटियों को, इन पतली व गहरी घाटियों को आप क्या नाम देते हैं, तो इनको नाम दिया जाता है पॉवेंट, गहरी घाटी। इस पॉवेंट के अंतर्गत दो चीजें मेनली आपको देखने के लिए मिलेगी, एक मिलता है क्लाइंट और एक मिलता है ग्राइक, है ना। एक मिलता है हमें क्लाइंट। अब ये क्लाइंट बेसिकली क्या होता है, तो क्लाइंट का अर्थ होता है पतली घाटी, और जो ग्राइक होता है एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है गहरी घाटी, अर्थात पतली व गहरी घाटियों को आप क्या नाम देते हैं, इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है पॉवेंट। इज दैट क्लियर? तो ये जो हमारे हैं ये बेसिकली माने जाते हैं क्या, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ये वो हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, क्योंकि जनरली इनके बारे में क्वेश्चन आता है। अब यदि इसके अलावा आप देखेंगे तो एक होती है गुफा, और गुफा क्या है, तो बेसिकली ये जो सिंक होल है, ये डोलिना है, ये युवाला है, ये जहां तक अपर्दन क्रिया कर रहे हैं और यह अपर्दन प्रोसेस के द्वारा जहां पर यह पूरा एरिया जाकर खुल रहा है, इसे कहा जाता है गुफा, है ना, या फिर गुफा अंतरीम। और गुफा अंतरीम क्या है, तो याद रखें, एक होती है गुफा, एक मानी जाती है गुफा, और एक मानी जाती है गुफा अंतरीम, है ना। गुफा का मतलब है एक या दो गुफाएं, और जब आप गुफा अंतरीम की बात करेंगे तो एक्चुअल में ये गुफाओं का एक चैनल होगा जिसको हम नाम देते हैं गुफा अंतरिम का। क्लियर? और यहां पर इस गुफाओं के अंतर्गत खनिजों की मौजूदगी के कारण आपको दो प्रकार की स्थलाकृतियां देखने के लिए मिलती हैं, दैट इज पहला आता है हमारा स्टैगलाइट, और दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, दैट इज यहां पर दूसरा है स्टैगमाइट, है ना। अब ये स्टैगलाइट और स्टैगमाइट क्या है, तो ये चूना पत्थर से बनी हुई स्थलाकृतियां हैं। मान लीजिए ये कोई एरिया है, यह कोई एरिया है, तो इसमें जो ऊपर वाला क्षेत्र कहलाएगा, अर्थात यह वाला, यह कहलाएगा हमारा स्टैगलाइट, और यह जो नीचे वाला प्रोमिनेंट भाग कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, दैट इज स्टैगमाइट। यह है स्टैगलाइट और यह है स्टैगमाइट। अब याद रखिएगा कि इन्हीं के द्वारा आप पता लगाते हैं कि हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, एक्चुअल में इसका विनाश किस प्रकार से हुआ। अब इस बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे तो इसका टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, परंतु याद रखिएगा कि यह हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इनका विनाश कैसे हुआ, तो हम बोलते हैं कि भाई बाढ़ आने के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, या फिर कोई ऐसी गतिविधि वहां पर संपन्न हुई होगी जो जिससे लोग झेल नहीं पाए, या फिर बाढ़ के कारण। ये प्रोमिनेंट जितने भी डेटा हमको प्राप्त होता है एक्चुअल में इन्हीं स्थलाकृतियों से हमें प्राप्त होता है कि कोई सभ्यता या फिर कोई भी डायनेस्टी किस प्रकार से समाप्त हुई, ये
इन चट्टानों में या फिर इन स्थलाकृतियों में वर्णित जो डेटा है इसके आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं, है ना। और ये भी किसके द्वारा, तो एक्चुअल में ये चट्टानें कितनी पुरानी है और इन चट्टानों का क्रम क्या क्या किस किस प्रकार से है, और इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम पाएंगे कि भाई उस समय जलवायु में क्या क्या परिवर्तन हुआ था, और फिर उसके अध्ययन के द्वारा हम पता लगाएंगे कि भाई इस सभ्यता पर इसका क्या इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिला था। तो याद रखें, सबसे पहले आता है क्या, सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा सिंकहोल। सिंकहोल का बड़ा रूप होता है डोलिना, डोलिना का बड़ा रूप होता है युवाला, युवाला यदि मान लीजिए आपको किनारों पर देखने के लिए मिले तो दैट इज कॉल्ड पॉल्जे। और यदि मान लीजिए यहां पर सिंकहोल, युवाला और डोलिना जिस एरिया में जाकर ओपन होते हैं उसे कहा जाता है गुफा, और गुफाओं के चैनल को कहा जाता है गुफा अंतरिम। और याद रखिएगा कि यहां पर ये सभी प्रोमिनेंट भाग या फिर ये सभी प्रोमिनेंट स्थलाकृतियां एक्चुअल में आपको दिखाई देती हैं कहां पर, यूरोप वाले सेक्शन में। दैट इज वाई इसका जो नाम है मेनली इंग्लिश नाम आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब यदि मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे अवश्य बताइएगा, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो अवश्य लेकर आऊंगा। मिलते हैं ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ कल इसी समय। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।